नमस्कार दोस्तों। इससे पहले हमने जो इस पार्ट का पार्ट 3 का जो चैप्टर पार्ट 1 पढ़ा था। आज दूसरा पार्ट हम आगे पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे दिलचस्प विशेषता है। ये क्या विशेषता है कि नगर योजना। यहाँ की जो नगर योजना थी वो इसकी मुख्य विशेषता है। जो नगर है इसमें अत्यधिक समरूपता देखने को मिलती है। देखने में आई है। यद्यपि कहीं-कहीं प्रादेशिक रूप से विविधताएं भी देखने में आती है। नगरों, गलियों, मकानों के ढांचों, ईंटों के आकार और नालियों इत्यादि की योजना में एकरूपता दिखाई देती है। जो इनकी जो एकरूपता दिखाई देती है, लगभग सभी मुख्य स्थलों जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन और अन्य दो भागों में विभाजित किया गया। पश्चिम और एक ऊंचे चबूतरे पर बना किला और आबादी के पूरी भाग में बना निचला स्तर। मतलब जो ये जो हड़प्पा कालीन जो सभ्यताएं हैं इनमें इनमें है। तो ये जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो कालीबंगन क्षेत्र है, जो हड़प्पा कालीन जो ये कालीन आती है, इसमें क्या है, सभी शहरों में मतलब एक विशेषता मिलती है। एक साइड में क्या है, ऊंचा चबूतरा है या ऊंची ऊंची जगह में क्या बना हुआ है, किला बना हुआ है। और नीचे आबादी के लिए जो पूरी भाग में, ठीक है, पश्चिम भाग में किला है और पूर्वी भाग में क्या है, निचले स्तर में नगर नगर बसा हुआ है। जो किले में बड़े बड़े ढांचे बने हुए जो शायद शासकीय और धार्मिक अनुसंधानों के लिए केंद्रों के रूप में कार्य करते थे। जो रिहायशी भवन है वो निचले नगर में, जो रिहायशी जिसमें जो जनता रहती थी उसमें लोग लोग रहते थे, वो निचले नगर में रहते थे। सड़कों का ढांचा है इस प्रकार बना हुआ था कि ये एक दूसरे को मार्ग में समकोण में काटते हुए निकलते थे। इनसे शहर अनेक रिहायशी खंडों में बांटा जाता था। मुख्य मार्ग को छोटी गलियों के साथ जोड़ा जाता था। घरों के मुख्य मार्गों पर न होकर इनकी संकरी गलियों में खुलते थे। अधिकांश मकान जो भट्टी में पकी ईंटों से बने थे। बड़े घरों में कई कमरों में होते थे, जिसमें एक चौकोर आंगन भी होता था। इन इन घरों में अपनी निजी कुएं, रसोई घर और स्नानागार के चबूतरे होते थे। घरों के जो आकार में अंतर में से ये संकेत मिला है कि धनी लोग बड़े घरों में रहते थे और एक कमरे के घरों या बैरकों में संभवतः समाज के निर्धन लोग रहते थे। जो मतलब धनी लोग हैं वो बड़े घरों में रहते थे। जो समाज के निर्धन वर्ग है वो कहाँ, बैरकों या कमरे के घरों या बैरकों में संभवतः रहते थे। हड़प्पा काल के मतलब जो ये अंतर आ गया ना, जो मकान है ये पक्की ईंटों से, ठीक है। बड़े घरों बड़े घरों में कई कमरे होते थे। जो बड़े घर होते थे उनमें कई कमरे होते थे। एक चौकोर सा आंगन होता था। इन घरों में निजी कुएं, मतलब उनका खुद का अपना कुआं पानी के लिए, और रसोई घर और स्नानागार में चबूतरे होते थे। रसोई घर और स्नानागार में भी चबूतरे होते थे। घरों के आकार में अंतर से ये संकेत मिलता है कि धनी लोग हैं, जिनके पास धनवान लोग हैं, वो बड़े घरों में रहते थे। एक कमरे के घरों या बैरकों में संभवतः समाज के निर्धन वर्ग रहते थे। बैरक या एक कमरे वाले घर थे, उनमें समाज के निर्धन वर्ग रहते थे। हड़प्पा काल के लोगों की जल निकासी की व्यवस्था बहुत ही विकसित थी। जल निकासी की व्यवस्था बहुत ही विकसित थी, ठीक है। यदि हर घर में नालियाँ थी, जो जो गली की नाली से जाकर मिलती थी। हर घर में जो नालियाँ होती थी, जो गली की जो नालियाँ में जाकर मिलती थी। ये नालियाँ ईंटों से बने नरमुखों, मतलब मैन होल्स पर पत्थर की सिलियों से ढकी होती है। पत्थर की सिलियों से ढकी होती थी, जिन्हें सफाई के लिए हटाया जाए। उनके ऊपर जो होल्स होते थे, उनके ऊपर जो पत्थर की सिलियों से, पत्थर की बड़ी-बड़ी टुकड़ों से ढकी होती थी, जिन्हें सफाई के लिए हटाया जाता था। जिन्हें नियमित अंतराल पर गलियों के किनारों, जो गलियां हैं उनके किनारों पर बनाए। इससे पता चलता है कि में उन लोगों को साफ सफाई विज्ञान की अच्छी जानकारी थी। अब मोहनजोदड़ो का विशाल, तो हड़प्पा के कुछ नगरों में मुख्य ढांचों का अवशेष। अब हड़प्पा के काल में जो मुख्य ढांचे हैं उनका अवशेष मिला है। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार एक बहुत ही प्रमुख स्थल है। चित्र 3.1 में चारों ओर बरामदे बने हैं और उत्तरी और दक्षिणी छोरों पर सीढ़ियां। ये मोहनजोदड़ो उत्तरी और दक्षिणी जो यहाँ पे क्या बना है, सीढ़ियां बनी है। और साइड में क्या बना है,
चारों ओर जो शायद कपड़े बदलने की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। स्नानागार के फर्श पर बिटुमन कोयले का प्लास्टर किया, जो कि स्नानागार का फर्श है, इसमें बिटुमन जो कोयला है उसका प्लास्टर किया गया है, ताकि पानी का रिसाव, पानी नीचे न जाए। साथ के एक कमरे से पानी की आपूर्ति होती थी। जो पानी साथ के एक कमरे से पानी की आपूर्ति होती थी, पानी की निकासी के लिए नाली थी। पानी की निकासी के लिए क्या थी? नाली। स्नानागार के चारों ओर कुछ कमरे बने थे। स्नानागार के चारों ओर कुछ न कुछ कमरे बने थे। ठीक है। जो शायद कपड़े बदलने में काम आते थे। विद्वानों का मत है कि विशाल स्नानागार धार्मिक क्रियाओं के लिए, स्नान के लिए उपयोग में लाया जाता था। विशाल स्नानागार के पश्चिम की ओर अन्न भंडारण के लिए एक धान्य कोठार था स्थित थी। इसमें अन्न भंडारण के लिए ईंटों से बने कई चौकोर खंड बने थे। में भी एक कोठार मिला है। इनमें इसमें ईंटों से बने गोल चबूतरों ये मोहनजोदाड़ो का जो स्नानागार है। यहाँ पे ईंटों जो ये यहाँ पे उत्तरी और दक्षिणी छोर में सीढ़ियाँ बनी हुई थी। पास में ये कमरे बने हुए हैं कपड़े बदलने के लिए। नाली और बीच में बिटुमन कोयले का जो प्लास्टर किया गया है, ताकि पानी का रिसाव ना हो। पंक्ति है जो शायद अन्न की कुटाई के लिए उपयोग में लाए जाते थे। इसकी जानकारी से यह प्राप्त और जो के भूसों के छिलकों से मिलती है। लोथल में ईंटों से बना ढांचा है मिला है, जिसे गोदीबाड़ा माना जाता है, जहां जहाजों के लंगर डाले जाते होंगे। ये माल के उतारने और चढ़ाने में काम आता होगा। चित्र 3.2 से ये संकेत मिलता है कि लोथल हड़प्पा के लोगों के लिए प्रमुख बंदरगाह और व्यावसायिक केंद्र था। अब लोथल का ये जो गोदीबाड़ा है, ये लोथल क्षेत्र का गोदीबाड़ा स्थित है। हड़प्पा क्षेत्र में मिले नगरों में किले का निर्माण सामान्यतः किस दिशा में होता था? पूर्वी दिशा में। ठीक है। घरों को बनाने के लिए किस प्रकार की पक्की ईंटों का विशाल स्नानगर की खोज कहाँ हुई? मोहनजोदड़ो में। लोथल में पाए गए प्रमुख लोथल में पाए गए प्रमुख भवनों के ढांचे का नाम बताइए। लोथल में जो ये प्रमुख, ये कौन सा है? गोदीबाड़ा। पर ईंटों से बना एक ढांचा मिला है, जिसको क्या कहते हैं? गोदीबाड़ा, जहां लंगर डाले जाते थे। अब आर्थिक क्रियाकलाप कृषि। हड़प्पा सभ्यता की समृद्धि और इसकी फली फूली विकसित जो आर्थिक गतिविधियों पर आधारित थी, जैसे कृषि, कला, शिल्प, व्यापार आदि। सिंधु नदी की जो उपजाऊ कछार भूमि ने यहाँ अत्यधिक कृषि कृषि उपज में अपना भारी योगदान दिया है। इसे हड़प्पा के लोगों को आंतरिक और बाह्य दोनों स्तरों पर उद्योग विकसित करने में सहायता मिली है। कृषि के साथ साथ पशुपालन हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का आधार था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे स्थानों पर मिले कोठार अन्न भंडारण के काम में लिए जाते थे। कृषि के कामों में प्रयुक्त औजारों के संबंध में हमारे पास कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है। फिर भी कालीबंगन में एक खेत में हल चलाने के लिए जुताई के कुछ चिन्ह देखने में आए हैं। इससे संकेत मिलता है कि हल से खेती होती थी। हरियाणा के हिसार जिले में बनवाली से मिट्टी से बने हल के लिए सूचना मिली है। जो हरियाणा के हिसार जिले हैं, बनवाली में मिट्टी से बने हल मिलने की सूचना मिली है। कुओं से पानी निकालकर छोटे पैमाने पर और नदियों के पानी का नहरों के जरिए रुख मोड़कर सिंचाई की जाती थी। नदियों का पानी रुख मोड़कर उसे सिंचाई की जाती थी। मुख्य खाद्य फसलों में गेहूं, जौ, तिल, सरसों, मटर और राई इत्यादि शामिल है। लोथल और रंगपुर में मिट्टी के बर्तनों में चावल की भूसी और बचे हुए कणों से वहां चावल की बड़ी खेती के भी साक्ष्य मिले हैं। कपास यहाँ की एक अन्य प्रमुख फसल है। मोहनजोदड़ो में बने हुए कपड़े का एक टुकड़ा प्राप्त हुआ है। अनाजों के अतिरिक्त मछली और पशुओं का मांस भी हड़प्पा के लोगों का आहार का हिस्सा था। उद्योग और शिल्प। अब उद्योग शिल्प में, अब ये तो अपने उद्योग एवं शिल्प। हड़प्पा के लोग लोहे के अतिरिक्त सभी प्रकार की धातुओं से परिचित थे। वे सोने चांदी की वस्तुएं बनाते थे। सोने की वस्तुओं को मोती, बाजूबंद, सुइया और गहने इस गहने जो सोने के शामिल थे, परंतु सोने से ज्यादा चांदी का उपयोग अधिक प्रचलन में था।
बड़ी संख्या में चांदी के गहने, तस्तरियाँ आदि प्राप्त हुई है। तांबे के औजार और अस्त्र-शस्त्र भी बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। सामान्य औजारों में कुल्हाड़ी, आरी, छेनी, चाकू, भाले, नोके और तीरों के शीर्ष इत्यादि शामिल है। ध्यान देने की बात है कि हड़प्पा के लोगों द्वारा बनाए गए शस्त्र ज्यादातर सुरक्षात्मक प्रकृति के थे, जो भी थे सुरक्षात्मक प्रकृति थे, क्योंकि ये मोहनजोदड़ो से मिली नर्तकी की मूर्ति है। नर्तकी की जो मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। तलवार जैसे शस्त्र के मिलने के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। पत्थरों के औजारों का भी आमतौर पर प्रयोग होता था। तांबा राजस्थान की खेतरी नामक स्थान से आता था। सोना हिमालय नदियों की तराई और दक्षिण भारत से आता था। और चांदी मेसापोटामिया मेसापोटामिया से हमें कांसे के उपयोग के प्रमाण भी मिले हैं, परंतु बहुत ही सीमित स्तर पर। इस संबंध में प्रसिद्ध नमूना है मोहनजोदड़ो से मिली जो कांसे से बनी नृत्यांगना का एक मूर्ति चित्र। ये नग्न नारी की एक मूर्ति है, जो नग्न नारी नारी की है, जिसके एक हाथ पर नितंब या दूसरे हाथ पर नृत्य की मुद्रा में हवा में झूल रहा है। इसने बहुत सारी चूड़ियां पहन रखी है। मनके बनाने की कला भी एक प्रमुख शिल्पकारी थी। बहुमूल्य पत्थरों और रत्नों से मोती बनाए जाते थे, जिसमें गोमेद और कॉर्नियल बहुमूल्य कॉर्नियल मोती बनाने के लिए स्टीएटाइट का उपयोग होता था। चानूदड़ो और लोथल में मोती बनाने वालों की दुकान के साक्ष्य मिले हैं। सोने और चांदी के मनके भी प्राप्त हुए हैं। हाथी दांत की नक्काशी और मोती बाजूबंद अन्य सजावटी सामानों पर मीनाकारी का काम भी चलन में था। अतः हम कह सकते हैं कि हड़प्पा के लोगों को अनेक कलाओं और शिल्पकारी के कामों में दक्षता प्राप्त थी। हड़प्पा काल की कलाकृति एक प्रसिद्ध कलाकृति है। मोहनजोदड़ो में मिली दाढ़ी वाले पुरुष की एक पत्थर की मूर्ति। इसकी आंखें अधमुंदी है, जैसे कि ध्यान में मगन मुद्रा। इसके बाएं कंधे पर एक कसीदाकारी किया हुआ दुसाला। और कुछ विद्वानों का मत है कि ये प्रचारक का धड़ हो सकता है, जो प्रचारक है उसका धड़ हो सकता है। हड़प्पा के अनेक स्थानों पर पुरुष और महिलाओं को बड़ी संख्या में मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई है। 3 पॉइंट चित्र में महिलाओं की मूर्तियों की संख्या पुरुषों की मूर्तियों से अधिक है। महिलाओं की मूर्तियां जो पुरुषों की मूर्ति से अधिक है। और ऐसा माना जाता है कि मातृ देवी की पूजा के संबंध में प्रत्यक्ष प्रमाण जो मातृ देवी की प्रत्यक्ष प्रमाण मिले हैं। इसके अतिरिक्त पक्षियों, बंदरों, कुत्तों, भेड़ों, पालतू पशुओं और कुबड़ रहित बैल की अनेक मूर्तियों के नमूने प्राप्त हुए हैं। फिर भी इस संबंध में उल्लेखनीय नमूने हैं पक्की पक्की मिट्टी की बनी घड़ियां। अब मिट्टी के बर्तन बनाना भी हड़प्पा काल के लोगों का एक प्रमुख उद्योग था। मिट्टी के बनाना वो भी एक प्रमुख उद्योग था। मुख्य रूप से चाक पर पहिए पर बनाए जाते थे। इन पर लाल रंग करने के बाद काले रंग से सजावट की जाए। लाल रंग के काले रंग की सजावट ये विभिन्न प्रकार के शक्लों में पाए गए हैं। चित्रकारी के नमूनों में अलग अलग मोटाई की आड़ी लकीरें, पत्तों के नमूने, पाम और पीपल के पेड़, पक्षी, मछलियां और पशु इत्यादि के चित्र भी मिट्टी के बर्तनों पर ये बनाए जाते थे। हड़प्पा के जो लोग हैं विभिन्न प्रकार की मोहरें भी बनाते थे। विभिन्न स्थानों से हमें लगभग 2000 से भी अधिक ज्यादा मोहरें प्राप्त हुई। ये मोहरें आमतौर पर चौकोर शक्ल में थी और सेलखड़ी से बनी होती थी। किससे? सेलखड़ी से। ध्यान देने में ये बात है कि इन मोहरों पर अनेक पशुओं के चित्र थे। इन मोहरों पर क्या है? अनेक पशुओं के चित्र थे, परंतु किसी भी मोहर पर घोड़े का चित्र नहीं। किसी भी कोई भी मतलब मोहर है, मोहर मतलब ऐसे उन पर जो घोड़े का चित्र नहीं था। इसे हमारे विद्वान ये तर्क करते हैं कि हड़प्पा के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। मतलब इससे ये स्पष्ट होता है कि जो हड़प्पा के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। यदि भी ऐसे विद्वान है भी है जो इस मत से सहमत नहीं है। विभिन्न प्रकार के पशुओं के अतिरिक्त हड़प्पा की मोहरों पर हड़प्पा काल की लिपि के कुछ चिन्ह भी बने हैं, परंतु अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। कुछ चिन्ह भी है मोहरों पर, लेकिन इस लिपि को अभी पढ़ा नहीं जा सबसे प्रसिद्ध मोहर वह है जो जिस पर सींगों वाले एक पुरुष देव का चित्र बनाया गया है। ये जो आकृतियां मिली है हड़प्पा कालीन में मानव और पशु की मिट्टी की मूर्तियां।
दाढ़ी वाले पुरुष की पत्थर की मूर्ति। अब इसके 3 सिर हैं, ठीक है? जो एक देव चित्र का इसके 3 सिर हैं। गया है। ये पद्मासन में बैठी मुद्रा और चारों तरफ से हाथी, बाघ, गैंडा और एक भैंसे जैसे जानवरों से घिरा है। अनेक विद्वान इसे पशुपति यानी पशुओं का देवता प्राचीन रूप में मानते हैं, परंतु कुछ विद्वानों का इस विचार से मतभेद है। कालीबंगन में मिली पक्की मिट्टी की गाड़ी, जो पक्की मिट्टी की ये गाड़ी मिली है, ये पशुपति की मुहर, ये जो मुहर है पशुपति की जो इसमें बनाई गई है। व्यापार, हड़प्पा के लोगों की नगरीय अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण थी। उनका आंतरिक देश के अंदर और बाह्य दोनों तरह का व्यापार, तांत्रिक जाल जाल नगर की आबादी और अपने खाद्य और अन्य जरूरी चीजों के लिए अपने आसपास के गांवों पर निर्भर थी। इ- इसलिए गांवों शहरों के परस्पर संबंध विकसित हुए। इसी प्रकार शहरों के शिल्पकारों को अपनी चीजें बेचने के लिए बाजारों की जरूरत थी, इसलिए शहरों के बीच में संपर्क स्थापित हुए। व्यापारियों ने विदेशी भूभागों, विशेष रूप से मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए, जहां इन चीजों की अधिक मांग थी। ध्यान देने में की बात यह है कि शिल्पकारों को अपनी चीजों बनाने के लिए अनेक प्रकार की धातुओं, बहुमूल्य रत्नों की जरूरत थी, परंतु स्थानीय रूप से उपलब्ध न होने के कारण इन चीजों को बाहर से मंगवाना पड़ता था। अपने उद्गम स्थल से दूर इस कच्चे माल की दूसरे स्थानों पर उपस्थिति से स्वाभाविक रूप से संकेत मिलता है कि ये वस्तुएं निश्चित तौर पर उन स्थानों पर वस्तुओं विनिमय की प्रक्रिया के माध्यम से पहुंची होगी। इस प्रकार राजस्थान के तांबे की बहुतायत होने के कारण हड़प्पा के लोग खेतड़ी स्थित तांबे की खानों में मुख्यतः तांबा प्राप्त करते थे। कर्नाटक के कोलार स्थित सोनार की खानों से हिमालय की नदियों के तराई के क्षेत्र में संभवतः सोने की पूर्ति होती थी। चांदी का स्रोत राजस्थान की स्थित ज्वार की खाने रही होगी। ऐसा विश्वास किया जाता है कि चांदी संभवतः हड़प्पा की वस्तुओं के विनिमय के बदले में मेसोपोटामिया से भी प्राप्त की जाती थी। मोती बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले बहुमूल्य नीले रत्न मणि स्रोत ये जो अफगानिस्तान के पूर्व बदख्श खान की खानों में स्थित था। फिरोजा और हरिताश्म शायद मध्य एशिया से लाए जाते थे। गोमेद, स्फटिक, कार्नेलियन की आपूर्ति भारत से पश्चिमी भारत से होती थी। सीपखंड इत्यादि गुजरात और इसके आसपास के तटीय क्षेत्रों से आते थे। अच्छी किस्म की इमारती लकड़ी लकड़ी और अन्य वनोत्पाद शायद जम्मू के उत्तरी क्षेत्रों से आते होंगे। हड़प्पा के लोग मेसोपोटामिया के साथ विदेशी व्यापार भी करते थे। ये व्यापार मुख्य रूप से फारस की खाड़ी और अन्य स्थित ओमान और बहरीन के जरिए होता था। हड़प्पा के लोगों में मिले मोती, मुहरों, पासे की गठियों जैसी कलाकृतियां मौजूदगी स्पष्ट होती है कि उन क्षेत्रों की कलाकृति हड़प्पा के स्थलों में बहुत कम स्थानों पर मिली है, परंतु पश्चिम एशिया पारसी मूल की एक मुहर लोथल से प्राप्त हुई है। जिस संबंध में पुष्टि होती है कि सूसा और मेसोपोटामिया के नगरों से लगभग 2 दर्जन से ज्यादा मुहर मिली है। मुहरों के अतिरिक्त हड़प्पा मूल की जो अन्य कलाकृति वहां मिली है, उनमें से मिट्टी के बर्तन, उत्कीर्ण कार्य किए गए हैं, कार्नेलियन ओके मोती और पासे ये मिले हैं। ठीक है, ये चीजें मिली है। अब मेसोपोटामिया से मिले शिलालेखों में हमें हड़प्पा के साथ मेसोपोटामिया के संपर्क के संबंध में बहुमूल्य सूचना मिलती है। इन शिलालेखों से दिलमुन, मगन, मेलुलुहु के साथ व्यापार संकेत मिले हैं। व- विद्वानों ने मेलुलुहु के हड़प्पा के क्षेत्र में मगन के मकरान तट के साथ और दिलमुन के बहरीन के साथ संपर्कों की पहचान की है। इनसे संकेत मिलते हैं कि मेसोपोटामिया मेलुलुहु से तांबा, कर्जलियन, हाथीदांत, सीपियां, वैदूर्य मणि, मोती, आबनूस आयात करता था। मेसोपोटामिया से हड़प्पा को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में शामिल थे तैयार कपड़े और ऊन, इत्र, चमड़े की वस्तुएं और चांदी। चांदी के अतिरिक्त ये वस्तुएं भी नासवान है। ये मुख्य कारण रहा होगा कि जिसकी वजह से हड़प्पा के लोगों में हमें इन वस्तुओं के अवशेष नहीं मिले। धन्यवाद। अगला पार्ट आगे बढ़ेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।